नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है फिजिक्स में वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में ये सब कुछ पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु जो है, परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब पढ़ा आपने कक्षा 9 में। अब क्या होता है कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, जैसे हम अपने ड्राई हेयर पे कंघी को रगड़ते हैं, तो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को क्या कर देता है, टाइनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर देता है। आकर्षण बल कहाँ से आया, ये सोचने वाली बात है। तो इस घटना को सबसे पहले किसने देखा था? यूनान में एक जगह का नाम है थेल्स। वहाँ एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, थेल्स उनका नाम था, और उनके पास एक एबोनाइट की रॉड हुआ करती थी। वो एबोनाइट की रॉड उलन फर में इधर उधर घूमते हुए चल रहे थे। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी एबोनाइट की रॉड में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, कागज के टुकड़े वो आकर्षित हो गए। तो उन्होंने उस समय, यानी 600 बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC, तो उसमें उन्होंने वो बात उस समय बोली थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दी। काफ़ी पुरानी बात थी, विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था, विकसित नहीं हुआ था। तो कई साल बाद 1500-1600 की शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन और एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट, इनने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और अंबर की छड़ को वूलन क्लॉथ से रगड़ा। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उन्होंने क्या पाया कि कांच की छड़ में पार्टिकल्स आया। उन्होंने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया एक कांच की छड़ को, और उसी तरह की दूसरी कांच की छड़ को लटका दिया। तो उन दोनों में प्रतिकर्षण आ गया, दोनों छड़ों में, क्योंकि वो एक ही चीज से रगड़े गए थे। इसी तरह से एबोनाइट को वूलन फर से रगड़ा तो अंबर की छड़, दो छड़ें रखी तो उनमें भी नेगेटिव आया, लेकिन एक अंबर की छड़ और एक कांच की छड़ जब आपस में यूं रखी गई तो उनमें आकर्षण आ गया। तो इससे ये पता चला कि दो छड़ों, जैसे उसकी कांच की छड़ें थी या अंबर की छड़ें थी, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। और एक कांच की छड़ थी और एक अंबर की छड़ थी, वो दोनों आकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब इन दोनों में कुछ अलग अलग प्रकार का आवेश है। तो एक जैसा आवेश होने पर क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और विपरीत यानी विजातीय आवेश होने पर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अभी आकर्षण और प्रतिकर्षण का सिस्टम कैसे बना होगा, तो थोड़ा सा मैं परमाणु की ओर ले चलता हूँ। रगड़ में क्या हुआ, जब हमने दो पदार्थों को आपस में रगड़ा तो उनके जो आउटर मोस्ट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ये मूव कर गए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। अब प्रारंभ में क्या होता है कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया 1H1 करके, तो उसमें क्या था, उसके प्रोटॉन भी एक था और इलेक्ट्रॉन भी एक था, और न्यूट्रॉन कुछ नहीं था, क्योंकि न्यूट्रॉन की गिनती क्या होती है, परमाणु भार ऋण परमाणु क्रमांक, तो 1 - 1 = 0। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी तक तो ये क्या था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, विपरीत होता है, तो नेट आवेश कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो एक आवेश। तो ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन बना, ये प्रोटॉन के जितना आवेश रखता है। और जब इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया प्लस माइनस वाले में, तो क्या पाया गया कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किस ओर मुड़ेगा,
ऐसे मुड़ गया ये माइनस की तरफ, यानी ये अपने आप में धनावेश है, अर्थात प्रोटॉन में धनावेश है और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला वो ऋण आवेश निकल चुका है, तभी तो ये प्रोटॉन धनावेश बना। तो यहां पर ये समझना होगा कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव उतना बढ़ गया। सपोज मैंने कहा कि क्लोरीन है और यहाँ पर आपका सोडियम है, तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, और क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। अब क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ 2 8 बन गए, तो 2 8 का मतलब इसमें प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन कितने हैं 11, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गिरने से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10। अब धन तो 11 हो गया और ऋण हो गया 10, तो इसमें कितना आवेश बना, धन 1 आवेश बना। किस वजह से, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहाँ पे 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 17 17 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए जी आपके 8, और इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने 17 ही हैं, और 2 और 8 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो 17 प्रोटॉन तो प्लस 17 हो गए और इलेक्ट्रॉन माइनस 18 हो गए, तो इस पे क्या आवेश आ जाएगा, 18 में से क्या -1, तो यहाँ -1। तो चार्ज की अवधारणा निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन पे, कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस पर गए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आवेश की अवधारणा यहाँ पर हम ये समझें कि जो हमारे पास कांच की छड़ थी उससे इलेक्ट्रॉन गए रेशम की छड़ पे, और जो अंबर की छड़ थी उस पे इलेक्ट्रॉन आए वूलन क्लॉथ से। अब वूलन क्लॉथ से अंबर पे आए तो अंबर नेगेटिव हो गया, और कांच से निकले तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो गए, और जब इन दोनों को पास पास लाए तो एक धन और एक ऋण आपस में आकर्षित हो गए, और तब तक टच होने पे उनका आवेश बराबर बढ़ गया और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार आवेश की अवधारणा जो बनती है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन से बनती है। किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश, तो मिल्लिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर पता लगा उन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। अब इसका मात्रक क्या चाहिए होगा, तो इसका मात्रक कुछ सालों बाद कूलाम ने कुछ रिसर्च किया तो उनका सम्मान रखने के लिए उनके नाम से कूलाम रख दिया, इसकी SI यूनिट। तो आवेश की यूनिट क्या है जी, कूलाम। अब देखिए ये न्यूमेरिकल मान बहुत छोटा है, 10 की घात ऋण 19, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो कूलाम काफी बड़ी यूनिट होती है। और अगर मैं कहूँ बात की एक कूलाम आवेश में, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर्वप्रथम हमने आवेश की गिनती करनी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अप टू n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमने कहा कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q तो है 1 कूलाम, n हमने निकालना है, और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, तो n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 बराबर ऋण 19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात धन 19 हो जाएगा, और धन 19 में से एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 10 कर देंगे, और 10 की घात 18 और बटे 1.6, और 1.6 का ये जीरो कट के 100 हो जाएगा। अब 16 छक्के 96, 4 बचा, 16 दूनी 32 पॉइंट लग जाएगा, 40 होना के लिए 32 तब 8 और 16 पंजे 80। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जी एक कूलाम के लिए, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी 625 के आगे 16 शून्य और लग जाएंगे,
इतने इलेक्ट्रॉनों का समूह जब बनता है तब कहते हैं हम एक कूलाम आवेश, गणना के हिसाब से। तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण यानी गिनती। ठीक है, अब आती है बात कि कोई कितना बल लगा रहे हैं, आवेश है आपके पास और वो कितना बल लगा रहे हैं, तो उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसको कहते हैं कूलाम का नियम। अब बड़ा सरल है, हमें ये पता तो चल गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं आपके आवेश, वो एक जैसे हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी धन धन आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, ऋण ऋण आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन धन या ऋण होगा, दोनों में से दो होंगे, एक धन और एक ऋण, तो वो दोनों आकर्षित करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कितने बल से आकर्षण करते हैं, कितने बल से प्रतिकर्षण करते हैं। तो उसके लिए माना एक बिंदु आवेश Q1 है, ठीक है, और एक बिंदु आवेश Q2 है। अब हमें सपोज इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया तो क्या बल आएगा, प्रतिकर्षण आएगा। अगर एक को पॉजिटिव ले लिया और दूसरे को नेगेटिव ले लिया तो क्या बल आएगा, आकर्षण बल आएगा। अब माना इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो प्रयोगों द्वारा पता चला कि F का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस हिसाब से इसे व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम का नियम। ठीक, तो सेंट्रल फोर्स है ये कि केंद्र से और इसके केंद्र के बीच की दूरी को मापा जाता है, इसलिए केंद्रीय बल भी नाम दिया गया इसे। और इसको कंबाइन कर देंगे, F इक्वल टू K कॉन्स्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। और इस K का मान प्रयोगों पर आधारित करके निकला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, इतना मान आया। और इसको हम करते हैं K को डिनोट करते हैं फिजिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये 11th 12th में पढ़ेंगे आप, वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका कॉन्सेप्ट बाद में लेंगे। अब यहाँ पर से अगर हम डेफिनेशन बनाए कूलाम की, तो जब दो के बीच यानी Q1 और Q2 के बीच 1 मीटर की दूरी हो, कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी, और बल का मान F का मान जब सारे मान रखने पर 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाए, तो जब ये 1 है और इसका मान इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों 1 1 हैं, तभी तो आएगा। तो जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और दोनों ये समान आवेश हों, कैसे हो ये समान आवेश, यानी Q1 बराबर Q और Q2 बराबर भी Q, Q1 Q2 का मान है Q × Q² हो। तो F का मान जब इसके बराबर आ जाए, इस कांस्टेंट के बराबर, तो जाहिर सी बात है ये कितने कूलाम होंगे, 1 कूलाम होंगे। तो आप डेफिनेशन बनाएंगे कि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उनके बीच लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, कोई भी प्रकार का बल हो, उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो इसका मतलब वो दोनों आवेश एक कूलाम है। तो एक कूलाम की परिभाषा यहाँ से भी बन जाती है कि एक कूलाम परिभाषा क्या होगी। तो आज आपने इतना ही समझना है न्यूटन के लॉ तक। अब हम कूलाम के लॉ तक, कि न्यूटन का लॉ इसलिए याद आ गया कि क्लास 9th में आपने द्रव्यमानों के लिए ऐसा ही नियम पढ़ा था और कूलाम का नियम वैद्युत के लिए। तो विद्युत का हमने ये समझ लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आवेश हैं। अगर ये स्थिर हैं, चलते नहीं हैं, तो ये स्थिर रहने पर क्या होंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? इस जब ये चलना शुरू कर देंगे तो तब फ्लो ऑफ चार्ज बनेगा। अब यहाँ आपका चैप्टर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हमने कुछ एक आध बातें और समझनी है कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है, किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है। जैसे एक आवेश हो गया Q, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना दिया ऐसे, और यहाँ पर किसी आवेश Q0 को रखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसको बाहर धक्का मार देगा, यानी प्रतिकर्षित कर देगा। अगर ये नेगेटिव है तो उसको अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कहां तक काम करेगा? जहां तक इसका क्षेत्र में इसका प्रवाह होगा, इसके लिए। तो इस पर जो लगता है बल, प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पे। ठीक है, और चारों ओर का क्षेत्र है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लग रहा है फोर्स ना, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E डिनोट कर सकते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं हम कि नेचुरल फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स का विरोध करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे माना ये प्लस है और ये प्लस है, तो इस पे बाहर की ओर बल लग रहा है, तो हम इसको अंदर की ओर इतने ही बल से अंदर की ओर लगाना चाहें और इसको यहाँ से यहाँ ले आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो हमने क्या करना पड़ा, हमें एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाना पड़ा। किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। किसमें? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ा और इस आवेश को यहां से यहां विस्थापित करना पड़ा। पोजीशन A से पोजीशन B तक हमने इसको विस्थापित कर दिया। तो हमने क्या किया, बल लगाकर विस्थापित करके कार्य किया। किस पर किया? इस Q0 पर। किसके क्षेत्र में? इस Q के क्षेत्र में। तो वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, कार्य प्रति एकांक कूलम आवेश पर, इस पे ये कहलाता है विभव, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव या विभवांतर दो बिंदुओं के बीच अगर हम इंफिनिटी से लाते और किसी बिंदु तक लाते तो उसको हम इंफिनिटी से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव बोलेंगे। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं A और B, तो उसको विभवांतर बोलेंगे। अंतर आ गया ना, विभवांतर, विभव में अंतर, इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव, इन दोनों पॉइंट के बीच का विभव में अंतर, दैट इज विभवांतर, और होता है W/Q0। तो विभव या विभवांतर को अब क्योंकि अनंत में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए वहां पे विभव क्या हो गया? 0। तो जिस पॉइंट पे लाया हम वहीं पर विभव कहलाता। और विद्युत क्षेत्र के अंदर तो इस पर भी बल लग रहा है और इस पॉइंट पर भी बल लग रहा है, दोनों के बीच सरकाने में हमने विभव में अंतर किया, दैट इज विभवांतर। तो VB माइनस VA इज नोन एज W/Q0 और इसको कहते हैं वोल्ट। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा पहले आकर्षण प्रतिकर्षण बल का, उसके बाद आपने जाना कि उसके चारों ओर क्षेत्र पर लगने वाला किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को रखें तो उस पर लगने वाला आवेश पर जो बल लगता है, प्रत्येकांक आवेश पर बल, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इस तीव्रता के विरुद्ध में हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, उसको इधर से उधर सरकाने में वैद्युत क्षेत्र में, तो उसको हम विभव में अंतर कह के विभवांतर समझेंगे। तो प्रति एकांक आवेश पर कार्य जो करना पड़ रहा, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर, वो क्या कहलाता है? उसका विभवांतर। तो इस प्रकार आज इतना ही हम सबमिट करेंगे, विभवांतर, विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम का नियम। कल हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, तो आप इतना अपनी किताब के साथ मिलाकर अध्ययन करना
तो आपको समझ में आएगा कि आवेश की धारणा कैसे बनी, अवधारणा कैसे बनी, Q इक्वल टू Ne से। और हाँ, एक बात और है, इलेक्ट्रॉन का नाम पता कैसे पड़ा? तो जो एबोनाइट रॉड यानी अंबर की रॉड को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम। तो उसी इलेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी से निकल के आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, सच टाइप ऑफ वर्ड्स वहां से निकल के आए। तो एबोनाइट को वहां पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम। तो वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जो 600 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक में जो थेल्स नाम के एक फिलोसफर थे, उनकी उस खोज से। तो प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, स्टे एट होम एंड सेफ, और जो है अध्ययन करते रहो। अब आपको रोज एक एक वीडियो मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर भी कीजिए, आइकन बेल पुश कीजिए और उसमें ऑल वाले बटन को भी पुश कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू, शुभकामनाएं।